इसकी जी ईव ऑफ सेंट एग्नेस 20 जनवरी को जो ये पर्व मनाया जाता है ईसाइयों का, इसकी लाइन है हमारी। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में कहा आह बिटर चिल। चिल का मतलब होता है बर्फ, ठंड, कितनी जमा देने वाली ठंड है। इट वॉज द आउल, इट वॉज द आउल फॉर ऑल हिज फेदर्स। ये उल्लू ही था जो वहां बैठा था। फॉर ऑल हिज फेदर्स, अपने पंखों के साथ। वाज ए कोल्ड, वाज ए कोल्ड, बहुत ठंड महसूस कर रहा था। द हेयर लिम्ड ट्रैम्बलिंग थ्रू द फ्रोजन ग्रास, और खरगोश जो कांप रहा था और उछल कूद कर रहा था फ्रोजन ग्रास, जमी हुई घास में। एंड साइलेंट वाज द फ्लॉक इन वूली फोल्ड। फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं किसी भी मवेशी वगैरह के झुंड को, भेड़ के बकरियों के झुंड को भी फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पर हम फोल्ड की बात कर रहे हैं। फोल्ड का मतलब है बाड़ा। तो बाड़े में होते हैं बकरी या भेड़, भेड़ों के झुंड भी बिल्कुल शांत थे। लाइन बीच की है, पिक्टोरियल क्वालिटी, साथ ही साथ इसकी जो लव फॉर नेचर है कीट्स का, वो देखने को मिलता है। कीट्स पोइट्री वाज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड ने कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अगर आपको ध्यान हो, अर्नोल्ड ने कहा था कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री जिंदगी का लेखा जोखा होना चाहिए, जिंदगी का अकाउंट होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, तो जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, ये सारी चीजें पोएट्री के अंदर आनी चाहिए, पोएट को बताना चाहिए। एक पोएट को पोएम ऐसे टॉपिक पर लिखनी चाहिए जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। अब जितने भी ये रोमांटिक राइटर्स हैं जिन्होंने नाइटिंगेल पे लिखा, जिन्होंने कुक्कू पे लिखा, जिन्होंने स्काईलार्क पे लिखा, पेड़ों पौधों पे लिखा, झरनों पे लिखा, ये सारे के सारे जिंदगी की हकीकत से दूर रहे। और यही वजह थी कि अर्नोल्ड जो भी ये चाहते थे कि पोइट्री शुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो हमारी जिंदगी कैसे हम जिए। अर्नोल्ड ये कहते थे कि पोइट्री शुड आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू लिव। पोइट्री एक सवाल का जवाब देना चाहिए पोइट्री को कि जिंदगी इस दुनिया में कैसे जी जाए। और जब एक पोएट इस बात पर वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी पोएट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई अगर बातें हैं, उन चीज़ों के ऊपर अगर पोएम लिखी गई है तो हम उसे कहेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ में आती है ये। लेकिन ये कीट्स बात कर रहा है नाइटिंगेल की, और टू ऑटम की, और टू द वेस्ट विंड की, हेलेनिज्म की बात कर रहा है। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं है। तो आर्नोल्ड की नज़र में कीट्स की पोएट्री के अंदर क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की कमी है। ही इज़ ए प्योर आर्टिस्ट, उसे एक बिल्कुल सच्चा आर्टिस्ट कहा जाता है। कीट्स का हेलेनिज्म, हम इस पर बात कर चुके हैं। कीट्स डिड नॉट नो ग्रीक लैंग्वेज, ये बात ध्यान रखेंगे। कीट्स को ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। लैम्प्रायरे's क्लासिकल डिक्शनरी, कीट्स ने पढ़ी थी लैम्प्रायरे की क्लासिकल डिक्शनरी, यानी कीट्स ने थ्रू ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज को, ग्रीक लिटरेचर को, ग्रीक आर्ट को, ग्रीक कल्चर को, ग्रीक जितना भी ट्रेडिशंस थी उनको अपनी ज़िंदगी में, अपने नॉलेज में लाए सिर्फ डिक्शनरी पढ़ करके। डिक्शनरी किसकी? लैम्प्रायरे ने लिखी थी क्लासिकल डिक्शनरी। और चैपमैन की ट्रांसलेशन थी होमर की, लिख लेना। जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेशन लिखी थी होमर,
होमर ने दो बड़े महाकाव्य लिखे थे। होमर के दो महाकाव्य, बड़े बड़े महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी। और इसकी इस बात को देखते हुए शैली वंस सेड, शैली ने एक बार कहा था, क्या कहा था? कीट्स वाज ए ग्रीक, कीट्स ग्रीक था। Keats got the knowledge of Greek art, civilization, mythology, literature and their idolatry. Idolatry का मतलब है आइडोल को पूजना, मूर्ति पूजा, और उनकी मूर्ति पूजा by studying Lempriere's classical dictionary. ये बात हम बता चुके हैं। लेम्प्रायरे की क्लासिकल डिक्शनरी और चैपमैन्स होमर, चैपमैन की होमर की ट्रांसलेशन। होमर एक कवि हैं, होमर ने लिखी थी इलियड और ओडिसी। ओडिसी की ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ी थी एंड अदर ग्रीक ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। और दूसरी जो ट्रांसलेशन थी इंग्लिश में, ये चीजें होमर ने कीट्स ने पढ़ी थी। कीट्स wrote Endymion and Hyperion and Lamia based on Greek legends. कीट्स के ये तीनों वर्क रिमार्केबल थे ग्रीक हेलेनिज्म के लिए। His other poems such as Ode to Psyche, Ode on Aggression are important poems of Hellenism. Ode to Psyche, Psyche जो देवी थी, मन की देवी साइके, इसे बना साइकोलॉजिकल, इसे से बना। और टू साइके और ऑन एग्रेशन, यानी दोनों की दोनों पोएम्स कीट्स की रिमार्केबल है हेलेनिज्म के लिए। कीट्स एज ए पोइट पर हमने बात की थी। कीट्स को एक मेडिवल पोइट भी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रेम मेडिवल एज के प्रति देखने को मिलता है। ला बेली डैम सन्स मर्सी। मेडिवलिज्म मेडिवलिज्म मीन्स, मेडिवल की स्पेलिंग आ जाती है MEDI, मेडी है ईवल, EVAL, ईवल। मेडिवल means a love for Middle Ages. The love for Middle Ages is called medievalism. Keats used medievalism with all its paraphernalia. Spelling आती है paraphernalia की, PARAPHERNALIA, paraphernalia पूरी साज सज्जा of love, adventure, romance, legend, इन सारी चीजों की साज सज्जा के साथ यूज किया है, सब चीजों का इस्तेमाल किया कीट्स ने अपनी पोएम के अंदर। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो एक 42 स्टेंजा की कविता है, ओड टू ए नाइटिंगेल, ला बेलिडम सेंस मर्सी आर रिमार्केबल पोएम्स फॉर मेडिवलिज्म। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ, ये लाइन है ओड टू ए नाइटिंगेल पोएम की। द सेम है दैट ऑल टाइम्स है, ये हैथ, ये हैथ ओल्ड इंग्लिश यूज है, हैज और हैव के लिए आता है। नाइटिंगेल के गीत के बारे में कीट्स कह रहे हैं, इसी गीत ने हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट, चार्म किए होंगे, आकर्षित किए होंगे मैजिक केसमेंट, मैजिक विंडोज को। ओपनिंग ऑन द फॉर्म, जो ओपन हो रही थी फॉर्म की तरफ, झागों की तरफ, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो झाग होते हैं उत्पन्न, उनकी तरफ। ऑफ पेरिलस सीज, पेरिलस डेंजरस, ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलोन, पेरिलस डेंजरस, सीज समंदर, फेरी लैंड्स परियों की परिस्तान जिसे कहते हैं, परियों की जगह परिस्तान। फॉरलोर्न, फॉरलोर्न है ये, LORN, फॉरलोर्न। इसी कहानी है एक, ये एक लड़की थी, उसको किसी जादूगर ने कैद कर रखा था और उसको समंदर में छोटा सा टापू था, उस पर उसका महल था और वहाँ पर उसने उस लड़की को रख रखा था।
सिर्फ खिड़की खोल रखी थी, वो खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी, खतरनाक समंदर था और वो लड़की बहुत दुखी थी। पोएट कहता है संभवतः नाइटिंगेल के गीत से, नाइटिंगेल के गीत सुन करके उस लड़की के मन में सुकून पैदा होता था। तो यही सेम म्यूजिक ने उस लड़की के मन के अंदर सांत्वना पैदा की थी, जिस लड़की को बंद कर रखा था एक जादूगर ने अपने जादुई किले के अंदर। वो जादुई किला जो एक टापू पर बना हुआ था समंदर के बीचों बीच। द सेल्फ सेम, ये है द सेल्फ सेम म्यूजिक, ऐसे था द सेल्फ सेम सॉन्ग, कुछ ऐसे था। हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट, लाइन सही कर लेना इसको। द सेल्फ सेम सॉन्ग है या म्यूजिक, सॉन्ग है संभवतः। हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोन, संभवतः आकर्षित किया होगा उस जादुई विंडो को, जो जादुई विंडो उस जादूगर ने खोल रखी थी बाहर की तरफ। डेंजरस, उसके लिए निकलने का बचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि अगर वो कूदती तो समंदर में कूदती। ये मेडिवलिज्म है, मेडिवल कहानी है। और लावेली डेम्पसन्स मर्सी के अंदर वो बात करते हैं नाइट एट आर्म्स की, सूरवीर योद्धाओं की। वो एक लड़की को मिलते हैं, वो लड़की उन्हें घुमाती है, खिलाती है, पिलाती है, एक गुफा में उनको अकेला छोड़ करके चली जाती है। किड्स की कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज करेंगे इसको। किड्स लव्ड ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म, किड्स ब्यूटी को हर फॉर्म में पसंद करता था, फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आइडियल हो, चाहे वो ब्यूटी ऑफ आर्ट हो, लेकिन उसके वो चेंज होते रहे, ठीक है ना। इट्स फॉर्म एंड शेप्स, हर रूप में, हर आकृति में प्यार करते थे ब्यूटी को किड्स। चाहे वो बात करें इन फ्लावर, फूलों की हो, इन क्लाउड, बादलों में हो, इन सीज, इन सॉन्ग, इन द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, चाहे वो चिड़ियों की चहचहाट में हो, इन द फेस ऑफ ए वुमन, किसी औरत के चेहरे की हो, इन द वर्क्स ऑफ आर्ट, या कला की रचनाओं पर हो, या इन टेल्स ऑफ रोमांस, या रोमांस की कहानियों में हो, या मिथोलॉजी, पुरानी काल्पनिक कहानियों में हो। फर्स्ट ही एडमायर्ड फिजिकल ब्यूटी, शुरुआत में वो फिजिकल ब्यूटी की तारीफ करते थे, बट लेटर ही टर्न टू द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लेकिन बाद में वो बदले, उनका मिजाज बदला, उनका जो रुझान था वो ब्यूटी ऑफ आर्ट, कला की सुंदर की तरफ बदला। व्हेन ही सेड, जब वो उन्होंने कहा था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एंडीमैन की पहली लाइन कई बार आ गई है, कई बार आपको एग्जाम में आएंगे, ये याद कर लेना इनको। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एंड इन ऑर्गेनाइजेशन अन, और ऑर्गेनाइजेशन नामक कविता में भी उन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लेना, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, सुंदरता ही सच्चाई है, सच्चाई ही सुंदरता है। दैट इज ऑल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये नो ऑन अर्थ, हर आदमी इस चीज को जानता है, ये बात हर आदमी इस धरती पर जानता है। ऑल ये नीड टू नो, एवरीबडी हैज टू नो इट, हर एक को इस बात को जानना है। सब इस बात को जानते भी हैं और सभी को यह बात जाननी भी है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। देखिए, ब्यूटी इज ट्रुथ, यहाँ पर जो इज का इस्तेमाल है ये ब्यूटी के हिसाब से आया है। बाद में ट्रुथ ब्यूटी, इसका मतलब है ट्रुथ इज ब्यूटी, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। बाद वाला सेंटेंस में इज को कॉमन ले लिया गया है। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी के अंदर ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, इज इसमें साइलेंट है, इज इसमें कॉमन ले लिया गया।
ये कॉमन तभी लिया गया है जब ये कंपाउंड वर्ब का इस्तेमाल इस तरह से हमने किया है, सब्जेक्ट दोनों के डिमांड कर रहे हैं, एक वचन के हैं। अगर ये सब्जेक्ट अलग अलग होते तो फिर कॉमन नहीं लिया जाता। ये लाइन भी आ जाती है, ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल। अब आगे हमारा किड्स के कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिज्म, एस्थेटिक क्वालिटी। ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं सारी बातें किड्स के एज ए पॉइंट में आ जाएंगी कि कौन सी बात, कौन सी क्वालिटी किड्स से संबंधित गलत है या सही है। किड्स एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्यवाद, सुंदरता, जो नजरों से दिखती है सुंदरता, एस्थेटिक। स्पेलिंग आई थी इसकी पिछले किसी एग्जाम में, AESTHE, AESTHE, एस्थेटिक, TIC, एस्थेट्स, लवर ऑफ ब्यूटी। इसके अंदर ब्यूटी सुंदरता है, ये वर्ड एग्जाम में आया है। एस्थेटिसिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिसिज्म क्या है? सुंदरता का दर्शन शास्त्र है। और व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, जो भी कुछ खूबसूरत है नेचर, आर्ट में एंड लिटरेचर, कला में, जो भी चीज कला में या रचना, किसी कोई ब्यूटी ऑफ आर्ट हो, कला हो या लिटरेचर हो, उसमें जो कुछ भी खूबसूरत है उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। द टर्म इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ कीट्स। एस्थेटिज्म शब्द कीट्स के नाम से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ए लव्ड ब्यूटी फॉर इट्स सेंसुअल एस्पेक्ट, वो सुंदरता को प्रेम करते थे इसके सेंसुअल एस्पेक्ट, इंद्रिय पहलू के लिए, मतलब नजरों को देखने में अच्छा लगे। Once he had expressed his idea, एक बार उन्होंने अपना ये विचार जाहिर किया था। यहाँ से डबल कॉमा के अंदर लिख लीजिए, यहाँ पर ये यस, इसका वाई कैपिटल बना देना। स्क्रीन थोड़ी काली हो गई है। यस आई मस्ट पास देम फॉर ए नॉबलर लाइफ। इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ये। किसने कही? यस, हाँ, आई मस्ट पास देम फॉर ए नॉबलर लाइफ, मुझे उनका सामना करना चाहिए, उनसे रूबरू होना चाहिए, फॉर ए नॉबलर लाइफ, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए। वेयर आई मे फाइंड, जहाँ पर मैं ढूंढ सकूं, क्या? एगोनीज, दर्द। एगोनी का मतलब होता है परेशानी, दर्द, पीड़ा। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, जहां पर मैं लोगों की पीड़ा देख सकूं। द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानों के दिल का, दिलों के स्ट्राइफ, कठिन परिश्रम, जो स्ट्रगल वो करते हैं, उनको देख सकूं। लाइन आ जाती है, यस आई मस्ट पास देम फॉर ए नॉबलर लाइफ, वेयर आई मे फाइंड द एगोनीज एंड स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट। किसने कही? कीट्स ने कही। कीट्स पॉइंट की नेक्स्ट क्वालिटी आती है हमारी एस्केपिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। कीट्स कीट्स नेम इज एसोसिएटेड विद द चार्ज ऑफ एस्केपिज्म। कीट्स का नाम, एक चार्ज लगा है उनके खिलाफ, एक टोर्च लगा है उनके खिलाफ एस्केपिज्म का। किड्स वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। किड्स इस दुनिया से, इस संसार से दूर चले जाना चाहते थे, वास्तविकता के संसार से दूर चले जाना चाहते थे। एंड वांटेड टू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो चाहते थे कल्पनाओं के संसार में जाना। इडियट्स, इसका मतलब है, मतलब द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। किड्स का इमेजिनेशन का संसार क्या है? वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। हिज स्लीप, इंपॉर्टेंट वर्क है। हिज स्लीप एंड पोएट्री, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको सिंगल कॉमा में लिख लेना।
स्लीप एंड पोइट्री किसने लिखा? नींद और पोइट्री। ही स्लीप एंड पोइट्री एंड एंडीमियन। एंडीमियन का ई के नाम है ये भी। कीट्स एस्केपिज्म फ्रॉम द, तो क्या है ये है ना, ही स्लीप एंड पोइट्री और एंडीमियन आर रिमार्केबल फॉर हिज एस्केपिज्म। यहाँ पे ये छूटा पड़ा है, हाँ थोड़ी लाइन कटी हुई है, बोल रहा हूँ मैं। आर रिमार्केबल फॉर हिज एस्केपिज्म। ये दोनों कविताएं, दोनों वर्क, स्लीप एंड पोइट्री और एंडीमियन, दोनों ही एस्केपिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच, जिसके अंदर कीट्स एस्केपिज्म फ्रॉम द सफरिंग एंड एंजाइटी ऑफ द वर्ल्ड। सही सेंटेंस है। कीट्स वांटेड टू गो अवे from the world of suffering and anxiety. Keats wanted to escape from the sufferings and anxieties of the world. Keats चाहते थे संसार की एंजाइटीज और सफरिंग से दूर चले जाना। The Eve of Saint Agnes and Ode to Psyche and Ode to a Nightingale show Keats' escapism. ये तीनों कविताएं कीट्स का एस्केपिज्म दर्शाती हैं। शैली पास द क्रिटिसिज्म ऑन कीट्स। इंपॉर्टेंट बात, एक बार शैली इनका दोस्त थे, इन्होंने कीट्स के बारे में क्रिटिसिज्म पास किया था। कहा था, इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंट जीनियस, ट्रांसेंडेंट जीनियस, ट्रांसेंडेंट कण कण में भगवान, लेकिन यहाँ पे जीनियस की बात चल रही है। जीनियस मतलब अपने फील्ड का माहिर, ट्रांसेंडेंट का मतलब ऐसा माहिर जिसको हर जगह माहिर समझा जाता है, हर जगह माहिर, सर्वव्याप्त जीनियस, बहुत बड़ा जीनियस होने के बावजूद भी। इंपॉर्टेंट बात है, कीट्स never was or ever will be, never was or ever will be, ना तो कभी था और ना कभी होगा। किसने कहा था ये? ना तो कभी था ना कभी होगा। ए पॉपुलर पोएट, कवि, पॉपुलर कवि ना, और उसकी ये बात सही साबित हुई। लेकिन बाद वाली बात गलत साबित हुई। एवर विल बी, कभी होगा, बाद में तो हुआ ये। कीट्स अपने लाइफ टाइम में पॉपुलर नहीं हो सके थे। अच्छा क्रिटिसिज्म है। इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंट जीनियस, कीट्स नेवर वाज और एवर विल बी, ना तो था कभी और ना कभी होगा। ए पॉपुलर पॉइंट। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम आता है हमारा रॉबर्ट सदी का, और मेरे ख्याल से इसको हम पढ़ ही लेते हैं। सदी छोटा सा कवि है। रॉबर्ट सदी पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड थे। एक्सीडेंटली इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। रॉबर्ट सदी वन ऑफ द थ्री लेक पोएट्स, तीन लेक पोएट में से एक थे। कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और सदी। रॉबर्ट सदी, तीनों हमारे ये लेक पोएट्स थे। रॉबर्ट सदी बात है पोएट लॉरिएट, लॉरिएट की स्पेलिंग सही कर लेना, LAUREATE, LAUREATE, लॉरिएट। नोन फॉर हिज ग्रेट वर्क लाइफ ऑफ नेल्सन। लाइफ ऑफ नेल्सन किसने लिखी? रॉबर्ट सदी। और एक 12th में एक पोएम भी थी इनकी, द स्कॉलर। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट माइनर पोएट्स आते हैं इसके, थॉमस मोर, सर थॉमस मोर। थॉमस मोर नोन फॉर द स्टैंडर्ड बायोग्राफी ऑफ लाइफ ऑफ बायरन। लाइफ ऑफ बायरन किसने लिखी? थॉमस मोर ने लिखी। लाइफ का एल कैपिटल लेना। इन्होंने बहुत ही मतलब एक मानक स्टैंडर्ड बायोग्राफी लिखी थी, लाइफ ऑफ बायरन, थॉमस मोर। याद रह जाए ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। इसमें बड़ा नाम, एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है ली हंट का। ए माइनर पोएट बट हिज वर्क वर वेरी पॉपुलर, नोन फॉर द आर्टिस्ट ऑफ ब्लैंक वर्क।
His artist art his art for the art of blank verse। वो माने पोइट थे, लेकिन ब्लैंक वर्स के लिए उनका जो योगदान है वो बहुत है, लाजवाब है। इन इज स्टोरी ऑफ रिमिनी रोमिनी, स्पेलिंग सही कर लेना, रोमिनी थी है, चेक कर लेना इसकी स्पेलिंग है। अच्छा, आई RIMINE रिमिनी, एक बार चेक कर लेना इसको। द नेम है ये, द नेम ऑफ लियंड वाज एसोसिएटेड विद कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। याद रखिए कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री ये एक डेरोगेटिव टर्म था, एक डेरोगेटिव टर्म था, छोटे कवियों के लिए इस्तेमाल किया गया। बड़े कवियों ने, जो हमारे ब्लैकवुड रिव्यू थे, कार्टरली रिव्यू थे, ये लोग इन छोटे छोटे कवियों को कहते नहीं थे कि ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री आई हैं। इट इज ए ग्रुप इन विच ली हंट, कीट्स और हैजलेट, तीन पोइट थे हमारे ये, ली हंट, कीट्स और विलियम हैजलेट। ये याद कर लेना, इनमें से कौन सा भी among the following is not associated with Cockney School of Poetry। तो लेक पोइट है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है। ये माइलस्टोन टू सक्सेस जो हमारी बुक है, सब उसमें डिटेल में सब मैंने लिख रखा है। कीट्स, हैजलिट और हंट, ये थे हमारे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। हम रोमांटिक एज की प्रोज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।